हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएफएससी फिशरीज ऑनलाइन क्लास। कल जो हम लोगों ने क्लास किया था रिप्रोडक्शन फिशेस की, जिसमें पार्ट 1 में जो कल क्लास हुई उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, कैसे सेक्सुअलिटीज़ पाए जाते हैं फिशेस में। जैसे कुछ फिशेस यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बायसेक्सुअल होते हैं, और फिर कुछ हर्माफ्रोडाइटिज्म होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग दो स्पीसीज़ डिफरेंट स्पीसीज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को देखते हैं, जो कि मेनली कभी स्पॉनिंग के समय या फिर रिप्रोडक्शन के समय में वो दिखते हैं। तो उस तरह हम लोग ने कल देखा था। तो ये एक रिकैप है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस लिखी गई हैं। यूनिसेक्सुअल फिशेस के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वो जो स्पीसीज़ जिसमें सिर्फ एक मेल या फिर उसके फीमेल ही पाए जाते हैं। जैसे पोएसीलिया फॉर्मोसा, इसमें सिर्फ फीमेल होते हैं। बाइसेक्सुअल स्पीसीज़ की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, वो जिसमें या तो मेल या तो फीमेल होंगे। तो उसमें एग्जांपल था अनडिफरेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक फिश में एंगुला और साल्मो गैडनरी का। और दूसरा जो स्पीसीज़ है वो है डिफरेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक फिश, जिसका एग्जांपल है प्लेटिव फिश, मेडाका, कॉमन कार्प, गोल्ड फिश। उसी तरह हर्माफ्रोडाइटिज्म में सिंक्रोनस और सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म होते हैं। सीक्वेंशियल या एसिंक्रोनस भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइटिज्म वो स्पीसीज होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, वो हुए हर्माफ्रोडाइटिज्म। सिंक्रोनस मतलब मेल और फीमेल एक ही समय में राइपन किए तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस हर्माफ्रोडाइटिज्म, जैसे सेरानस क्रिबा एंड सेरानस कैब्रेला। एंड दूसरा जो है वो सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म है, मतलब पहले या तो मेल या तो फीमेल बनेंगे, बाद में वो चेंज कर लेते हैं सेक्स अपना। जैसे प्रोटैंड्रस मतलब पहले मेल बनते हैं तो उसको हम लोग प्रोटैंड्रस कहते हैं। प्रोटोगाइनस मतलब पहले फीमेल, बाद में वो मेल में या फिर फीमेल में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटैंड्रस के एग्जाम्पल जायंट पर्च या सी बास, जिसको लेट कैलकैरिफर भी कहते हैं। और प्रोटोगाइनस के एग्जाम्पल है पैजिलस, एरिथ्रिनस एंड स्पॉन्डिलोसोमा। तो ये था पिछले क्लास के बारे में। तो अभी जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो पीसी थॉमस की बुक है, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन फिशेस को स्टार्ट किए हैं। आगे जाके हो सकता है हम लोग इस बार पूरे हैंडबुक को और फिर जो भी बुक्स हैं जैसे आर के रथ, पीसी थॉमस तो हम लोग कर ही रहे हैं अभी, बालाचंद्रन की बुक और फिर ई कोर्स, ये सब कुछ कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ टेस्ट भी होगा जो कि हर हफ्ते सिंक्रोनाइज वे में, जैसे जो चैप्टर जिस टाइम कंप्लीट हो रहा है उसके बाद फिर वो टेस्ट शेड्यूल कर दिया जाएगा, बताया जाएगा कब होगा। तो अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ रहे हैं, जिसमें ये जो लाइन या फिर ये पैराग्राफ दिया हुआ है वो इसलिए है कि ये बुक का बस कंटेंट लिखा है ताकि ये समझ में आए कि वो बात कहाँ से बताई जा रही है, क्योंकि बुक तो सबको पढ़ना है। ये पहले दिया गया है ताकि हम लोग ये देखें कि ये कंटेंट बुक से ही लिया गया है। पैसिफिक सैल्मन जो होते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल में ये बताया गया है कि डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर स्पीसीज़ में एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल फॉलो हों। जैसे पैसिफिक सैल्मन, जिसको ऑन्कोराइंकस भी कहते हैं, वो साल में बस मतलब पूरे अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करते हैं। उसी तरह फ्रेश वाटर जो ईल होते हैं जैसे एंगुला दे ब्रीड वंस इन 10 to 14 ईयर्स, मतलब वो 10 से 14 साल में एक बार ब्रीड करते हैं। उसी तरह कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं और कुछ ईयर राउंड स्पॉनर होते हैं। सीजनल ब्रीडर मतलब किसी पार्टिकुलर सीजन में वो ब्रीड करेंगे, दे ब्रीड वंस इन अ सीजन। उसको वो इसमें ऐसा होता है रिदमिक चेंज, वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रिदमिक चेंज होता है, जैसे कि ओवरी और टेस्टिस उसमें डिफरेंट समय में वो आते हैं, जैसे एक पार्टिकुलर सीज़न में ही होगा। फिर ईयर राउंड स्पॉनर वो होते हैं जो कि हर सीज़न में ब्रीड कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ईयर राउंड स्पॉनर। ओवेरियन साइकिल की बात करें तो ओवेरियन साइकिल जैसे फीमेल ह्यूमन बींग्स में फीमेल में होगा, उसी तरह ऑलमोस्ट देखा जाए तो सीक्वेंस सेम है, बाद का प्रोसेस डिफरेंट होता है। जैसे कि
पहले oogonal सेल, पहले जो प्राइमोर्डियल सेल होते हैं वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, मतलब कि उस टाइम इनिशिएट नहीं होता है माइटोटिक डिवीजन, पर टाइम के साथ साथ ये चेंज होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है, ये 2n होते हैं और ये बाद में मल्टीप्लिकेशन में होने के साथ साथ ये प्राइमोर्डियल सेल oogonia में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये फिर माइटोटिक डिवीजन करते हैं और उसके बाद प्राइमरी oocyte में वो डिवाइड होते हैं। तो ये होता है ग्रोथ का समय। ग्रोथ के समय में ही oocyte एनवेलप डेवलप करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और उसके बाद oocyte का साइज़ इंक्रीज़ होता है। इस फेज़ में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब रेस्टिंग फेज़ में होते हैं उस टाइम में उसका GSI यानी गोनाडोसोमैटिक इंडेक्स हमेशा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ते जाता है उसके बाद उसका गोनाडोसोमैटिक इंडेक्स बढ़ते जाता है। रेस्टिंग स्टेज में उसका योग का न्यूक्लियस दिखता है जिसमें ओप्लाज्म होता है, और उसके बाद फिर वो ग्रोथ करते हैं, फ्रैगमेंटेशन करते हैं और फिर डिसअपीयर होते हैं। तो इस तरह स्टीरियोइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है oocyte के एनवेलप से, और इस तरह वाइटिलियोजेनेसिस होता है और योग लैरिन oocyte का फॉर्मेशन होता है। जब रेस्टिंग फेज होते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि रेस्टिंग स्टेज नवंबर से जनवरी में होता है, और ये मेनली ये प्रोसेस फुल ईयर चलता है, यानी सितंबर तक ये चलता है। तो रेस्टिंग फेज़ पहले नवंबर से जनवरी के बीच होता है इन मोस्ट ऑफ द टेलियोस्ट। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, मतलब ये ज़्यादातर नवंबर जनवरी में ही होगा, जहाँ GSI इस फेज़ में कम है। ओवरी इमेच्योर स्टेज में होते हैं oogonal सेल, फिर माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये oocytes उसका 2 पार्ट है, जहाँ लार्ज जर्मिनल वेसिकल है जो कि क्रोमोफोबिक होगा, और एक स्मॉल साइज ओप्लाज्म होते हैं जो कि क्रोमोफिलिक होते हैं। मियोटिक डिवीजन होने के बाद इस स्टेज से शुरू होगा, और फिर उसके बाद एक पैकेटीन स्टेज में ये फेज़ स्टॉप हो जाता है, इनिशिएट नहीं होता। जब वो मैच्योर होंगे तब इसके बाद का प्रोसेस होता है, जब ये फिश की बॉडी मैच्योर होती है। इस oocytes के ओप्लाज्म में योग न्यूक्लियस है जिसको बैल्बियनीज वाइटलिन बॉडी भी कहते हैं। योग न्यूक्लियस को एक तरह के एडजेसेंट बड़े होने के साथ सेपरेट हो जाते हैं, और इसमें प्रोटीन लिपिड गोल्जी बॉडीज़ होते हैं, और इसका ये रोल है अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि मेन योग न्यूक्लियस का क्या रोल है। कुछ का कहना है कि योग न्यूक्लियस बेसिक साइटोप्लाज्मिक मशीनरी प्रोवाइड करता है जिससे आगे वाइटिलियोजेनेसिस होता है। सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेटरी फेज, इट इज़ नोटिस्ड फ्रॉम फेब्रवरी टू मार्च। दूसरा फेज़ फरवरी से मार्च के समय होता है जिसमें कॉर्टिकल एल्वियोलाई का फॉर्मेशन होता है। ये मेनली पेरिफेरी जो ooप्लाज्म की पेरिफेरी है उसमें होगा, और उसके बाद ये डेवलप करता है oocytes में। इसे ही हम लोग कहते हैं वाइटिलियोजेनेसिस इन द oocyte, जिसमें oocyte का एनवेलप डिफ्रेंशिएट होना शुरू होता है विद द थीकल एंड ग्रैन्युलर लेयर, और इसे अज्यूम किया जाता है स्टीरियो आइडोजेनिक फंक्शन में। तो इस तरह हम लोग ने देखा कि रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटिव फेज क्या है। ग्रैन्युलर लेयर इसमें बनेगा, और फीमेल हार्मोन तब जो हम लोग यहाँ पे देखे थे एस्ट्राडायोल बनता है, तो ये फीमेल हार्मोन यहाँ पे बन रहा है। तो एस्ट्राडायोल यहाँ बना, और उसके बाद फिर oocyte लीवर से वाइटिलियोजेनेसिस, जब वाइटिलियोजेनेन होता है लीवर में, उसके बाद इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाइटिलियोजेनेसिस। इस तरह oocyte में एनवेलप से ये होता है फॉर्मेशन, और वाइटिलियोजेनेसिस एक तरह का प्रीकर्सर माना जाता है योग का, और सेम इज़ डिपोजिटेड इन द oocyte साइटोप्लाज्म, और ये सेम oocyte साइटोप्लाज्म में वो हो जाता है डिपोजिट।
यो फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाइटिलियोजेनेसिस। तो ये पता चल गया वाइटिलियोजेनेसिस क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये योग का जो फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं वाइटिलियोजेनेसिस। कुछ स्टडीज़ में ये पता हुआ है कि विलाई जो होते हैं तो उसके कम्युनिकेशन से ये बनता है और बिटवीन फॉलिकल और ओप्लाज्म में ये होगा। उसके बाद दूसरा होता है मैच्योरेशन और प्री स्पॉनिंग फेज़। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होगा कैसे मैच्योर करते हैं। तो इस इमेज में ये बताया गया है कि कैसे कैसे oogoneal सेल डिवाइड करेंगे। और फिर अर्ली स्टेज होता है जिसमें हम जैसे बताए थे ओप्लाज्म और जर्मिनल वेसिकल होता है। धीरे धीरे योग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम लोग कहते हैं वाइटिलियोजेनिन। और ये जो ओप्लाज्म है फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है। धीरे धीरे योग न्यूक्लियस भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब मैच्योरेशन का फेज़ आता है या फिर प्री स्पॉनिंग फेज़ जिसे कहा जाता है, उस फेज़ में क्या होता है कि ओप्लाज्म ये मेनली मार्च और मई में होता है। एंड ओप्लाज्म ऑफ oocyte जो होंगे वो लोडेड होते हैं योग ग्रैन्युल से। एक इंटेंसिव प्रोसेस होता है वाइटिलियोजेनेसिस का, जिसमें एनिमल पोल जो होते हैं नीचे की ओर उसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ ओप्लाज्म होंगे, बाकी ऊपर ज़्यादा पोर्शन। इस फेज़ में मतलब जब मैच्योर हो जाते हैं उस समय गोनाडोसोमैटिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और इस समय ओवरी का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। जब स्टेज आगे बढ़ता है यानी कि स्पॉनिंग का जब समय आता है उस टाइम में ये मेनली जून से अगस्त तक चलता है। इस फेज़ में क्या होता है कि ग्रेविड ओवरी हो जाती है क्योंकि oocytes राइपन हो जाते हैं, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं और फॉलिकल्स टूट जाते हैं, जिसके कारण जो भी oocyte होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। और ये रिलीज़ कहाँ होते हैं? ओवोसील में। जब साइटो ओवेरियन ओवरी किसी फिश का है और oocyte रिलीज़ होंगे ओवोसील में। साइटो ओवेरियन ओवरी के केस में oocyte रिलीज़ होते हैं ओवोसील में, लेकिन जिसमें जिम्नो ओवेरियन होते हैं oocytes ओवरी उसमें एक रिलीज़ होते हैं ओवेरियन बॉडी कैविटी में। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिस्टो ओवेरियन ओवरी एंड जिम्नो ओवेरियन ओवरी। तो इसमें पॉइंट टू रिमेंबर है कि सिस्टो ओवेरियन ओवरी क्या होता है और जिम्नो ओवेरियन। तो सिस्टो एक होगा जिम्नो जिसमें ओवरी रिलीज एग्स रिलीज़ होते हैं बॉडी कैविटी में। अगर एग्स रिलीज़ होंगे बॉडी कैविटी में तो हम लोग उसको कहते हैं जिम्नो ओवेरियन। और अगर साइटो ओवेरियन है तो इसमें जो एग होंगे वो रिलीज़ होंगे ओवोसील में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। देन होता है, ये तो हुआ कि कैसे स्पॉनिंग होता है। स्पॉनिंग के समय में मेनली स्पॉनिंग का समय होता है सितंबर टू अर्ली नवंबर। इसमें फॉलिकल्स ख़त्म हो गए हैं क्योंकि जो ओवरी है वो सिकुड़ जाते हैं और कुछ जो भी बचे हुए होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एट्रेसिया फेज, जिसमें वो एक रिग्रेसिव फेज़ होता है जिसमें कि जो बचे हुए उस ओवरी हैं जो सिकुड़ गए हैं जिसमें फॉलिकल्स नहीं बचा उसको हम लोग कहते हैं एट्रेसिया फेज। इसको रिग्रेसिव चेंज भी कहते हैं। इस तरह हम देखें कि कैसे ओवेरियन साइकिल होता है, मतलब फीमेल की बॉडी में कैसे होगा। अगर टेस्टिकुलर साइकिल जो कि मेल की बॉडी है रेस्टिंग फेज से निकलकर कैसे वो इमेच्योर और फिर मैच्योर होते हैं। रेस्टिंग फेज या इमेच्योर साइकिल में ये होता है कि जीएसआई रेट इसमें भी लो होगा, यानी गोनाडोसोमैटिक इंडेक्स कम होगा। जो भी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, जो टिब्यूल होंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल इमेज में शोन है कि ये होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा, तो पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल फिर डिवीजन शो करते हैं माइटोटिक डिवीजन, जिससे स्पर्मेटोगोनियल सेल बनते हैं। प्रिपरेटरी फेज में स्पर्मेटोगोनियल सेल फिर कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर स्पर्मेटिड्स में प्रोड्यूस होते हैं और यही स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ कैरी करते हैं मैच्योर फेज में। और ये स्पर्मेटोजोआ ही रिलीज़ होते हैं फीमेल के बॉडी में रिप्रोडक्शन के समय।
स्ट्रक्चर है कि स्पर्मेटोज़ोआ का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्पर्मेटोज़ोआ में पहला पोर्शन हेड का होगा, बीच में मिडिल पोर्शन और तीसरा पोर्शन फ्लैजेलम होता है। जो हेड होता है उसमें लार्ज न्यूक्लियस होते हैं और साइटोप्लाज्म के पतले लेयर का ये बना होता है। मिडिल फेज जो है पेरिफेरी में होगा माइटोकॉन्ड्रिया के। दिस फेज इज पेरिफेरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फ्लाइजलम अराइजेस फ्रॉम फोसा लेयर। तो फोसा क्या है, जब मिडिल पोर्शन में एक डिप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फोसा, उसी से फ्लैजिलम निकलता है और ये फ्लैजिलम हेल्प करता है मूवमेंट को शो करने में स्पर्मेटोजोआ के। किसी की में जैसे एक्रोसोम पाया जाता है स्पर्मेटोजोआ में, मेल ह्यूमन मेल में, और किसी फिश में भी होता है, पर टीलियोस्ट फिश जो होते हैं उसमें एक्रोसोम नहीं होता, लेकिन हायर और एनिमल में ये पाया जाता है। हेड का साइज़ भी बहुत सारे स्पीसीज़ में वेरी करता है, जैसे चैनल कैटफिश और ट्राउट में डिफरेंट हेड साइज़ आपको इस पैरा में देखने को मिलेंगे, जो कि शोन है। उसके बाद नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस में जैसा हमने बताया कि एक दबाव होता है जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन फोसा भी कहते हैं, और इसी फोसा लेयर से निकलता है फ्लैजेलम। मिडिल पोर्शन अंदर की ओर बढ़ता है, जो मिडिल पोर्शन है ये वाला वो अंदर ही की ओर बढ़ेगा, जिसको हम लोग एंटीरियर बोलते हैं। वो एंटीरियरली वो इंक्रीज करता है और न्यूक्लियस में एक कॉलर का शेप देता है न्यूक्लियस में, यानी कि ऊपर हेड के पोर्शन में, क्योंकि न्यूक्लियस हेड में पाया जाता है। इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। जो फ्लैजेलम पार्ट है वो किस चीज़ से सपोर्ट होता है, एक्सोनिम से, जो कि मूवमेंट शो करता है ये स्पर्म में। चैनल कैटफिश जो होते हैं वो एक एक्सेप्शन है, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है कि चैनल कैटफिश एक ऐसे फिश हैं जिसमें दो फ्लैजेलम पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे में एक हैं लेकिन इसमें 2 फ्लैजेलम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज होता है स्पर्मिएशन, मतलब जब स्पर्मेटिड्स रिलीज होंगे मेल से। मेटिंग के समय ये मेनली होता है जिसमें से मिल्ट ooze आउट, मतलब मिल्ट बाहर निकलता है। जो मैच्योर मेल होते हैं उसको हम लोग मिल्टर बोलते हैं, जो कि मिल्ट रिलीज़ करते हैं। जेनिटल एपरेचर जिसे मतलब यह जेनिटल एपरेचर से रिलीज़ होगा और फिर वो फर्टिलाइज़ करता है एग को। जो लाइव बेयरर है उनको छोड़कर सब में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो ये तो हुई फर्टिलाइजेशन की बात। मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फेजेस क्या है मेल में और फीमेल के बॉडी में। मेल फिश में कैसे स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ बनने का क्या प्रोसेस है वो देखें, और फिर स्पॉनिंग तक के लिए फीमेल बॉडी में देखें। मेल फिश में को मिल्टर कहते हैं। यही सेमिनल फ्लूइड होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजोआ को, और इसमें ही होते हैं स्पर्मेटोजोआ, और इसको कंट्रोल करते हैं गोनाडोट्रोपिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरॉन है। तो गोनाडोट्रोपिन और टेस्टोस्टेरॉन इसको कंट्रोल करता है। जब स्पर्मिएशन हो जाता है यानी उसके बाद के फेज़ में वो पूरे खाली हो जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी दे आर इवैक्यूएटेड। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़, मतलब स्पॉनिंग साइट्स अलग अलग होते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ में। हम देखें तो बहुत सारे स्पॉनिंग एरियाज़ हो सकते हैं, जैसे इनंडेटेड एरियाज़, मतलब जो कि फ्लडेड रीजन है वो। दूसरा होते हैं फ्लोइंग वाटर, और तीसरा है जो कि जो रुके हुए हैं, मतलब वो मूवमेंट शो नहीं करते, तो कन्फाइंड वाटर उसको हम लोग कह सकते हैं। कन्फाइंड वाटर, फ्लोइंग वाटर या इनंडेटेड जो एरियाज़ हैं टेरेन्स है उसमें। तो मेजर कार्प्स जो होते हैं वो मेनली उनका स्पॉनिंग साइट होता है इनंडेटेड टेरेन्स। फ्रेश फ्लड जो होते हैं, मतलब जहाँ बाहर का पानी आ गया हो
वो भी स्पॉनिंग एरिया कहलाता है। इसलिए मतलब अगर ये चीज़ आए कि हम कैसे बाहर के पानी में स्पॉनिंग कर सकते हैं, मतलब वो क्या सूटेबल होंगे एग्स के लिए या जो फ्राई फिंगरलिंग्स हैं उसके लिए। हाँ, तो ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितने भी टेरेस्ट्रियल फ़ौना या फ्लोरा हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स हैं या फिर उसमें ऐसे न्यूट्रिशन हैं जिससे कि टेरेस्ट्रियल फ़ौना फ्लोरा ख़त्म हो जाते हैं और जितने भी माइक्रो फ्लोरा है उसमें वो ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है फीड मिलता है फ्राई और फिंगरलिंग्स को। इसमें नेचुरल फूड भी होते हैं। सो इसमें नेचुरल एनिमी से जो कि फ्राई और फिंगरलिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे लड़ने की क्षमता होती है, और इसमें ऑक्सीजन भी रिच मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में इसमें ऑक्सीजन होगा जो फ्लडेड प्लेन्स में वो वाटर मिलते हैं। साथ ही ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट और हैचिंग के लिए यूज़फुल होता है। जो फ्लोइंग वाटर होते हैं जैसे रिवर्स, ये सारे भी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि जब हम लोग फ्लोइंग वाटर की ओर देखते हैं तब जब रेनी सीज़न आता है उसमें वाटर जो है मेनली टर्बिड रहता है। टर्बिड वाटर एक तरह से कंसीलिंग इफ़ेक्ट शो करता है एग्स और लार्वा में, यानी कि वो सेफ़ है किसके लिए, एग्स के लिए और लार्वा के लिए। सेफ़ होने के कारण जितने भी वो प्रेडेटरी फिश हैं और इंसेक्ट्स हैं उनसे उसका बचाव करता है, मतलब अंडों को बचाव देता है प्रेडेटरी फिशेस के लिए समय, क्योंकि ये वाटर टर्बिड है तो वो मतलब एक तरह से क्लाउडी अपीयरेंस शो करेगा जिससे ये सब छिप जाएंगे। जो नॉन एडहेसिव है, मतलब जो चिपक नहीं सकते और फ्लोट करते हैं और रोल करते हैं, उन्हें इनफ ऑक्सीजन मिलता है इन वाटर्स में जो कि रेनी सीज़न से आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये फ्लोइंग वाटर और जो फ्लडेड एरियाज़ में जो वाटर है वो दोनों अपने आप में यूज़फुल हैं, क्योंकि वो मेनली ग्रोथ के लिए यूज़फुल होते हैं। जितने भी माइक्रोफ्लोरा है जो कि फीड और न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, और साथ में जो फ्लोइंग वाटर होते हैं वो टर्बिड होने के कारण वो इनको हेल्प करते हैं एग्स को, और मैचुरेशन के समय में हेल्पफुल है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि कितने टाइप्स के होते हैं, कैटेगरीज के होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। जैसे कि कुछ होते हैं जो अपने अंडों को नहीं देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन गार्डनर्स, मतलब वो अंडे देने के बाद उनको छोड़ देते हैं। गार्डनर्स वो होते हैं जो कि उनको देखते रहते हैं, मतलब पेरेंटल केयर शो करते हैं। बियरर्स वो होते हैं जो अपने आप में उसको रखते हैं ताकि वो अंडे सेफ रहें। नॉन गार्डनर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि वो होते हैं ओपन सबस्ट्रेट स्पॉनर और दूसरा होते हैं ब्रूड हाइडर्स, मतलब जो होते हैं खुले में अपने अंडे को छोड़ देते हैं, और दूसरा होते हैं जो छिपा देते हैं। ओपन सबस्ट्रेट स्पॉनर्स भी डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे पेलाजिक स्पॉनर जिसको पेलागोफिल्स कहते हैं। इसमें बहुत साफ साफ बुक्स में दिया है, आई एम रीडिंग दैट, कि पेलाजिक स्पॉनर्स पहले क्या है, पेलागोफिल्स जिसको कहते हैं दे ले बुओएंट एग, मतलब वो जो डूबते नहीं हैं वो, तो ये बुओएंट एग्स शो करते हैं। इसका एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है याद रखना, जैसे लिड्स निलोटिकस एंड टिनोपोमा म्यूरी। दूसरा होते हैं रॉक या ग्रेवल स्पॉनर विथ पेलाजिक लार्वा, मतलब लिटो पेलागोफिल्स। एग्ज़ाम में मेनली ये आता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये मेनली आता है कि ये पेलागोफिल्स क्या होते हैं, फिर लिटोपेलागोफिल्स क्या होते हैं, मतलब जो कि अपने अंडे को रॉक्स में या ग्रेवल में छोड़ जाते हैं। टू स्टार्ट विद द एग्स, फिर उसके बाद होते हैं रॉक या एंड ग्रेवल स्पॉनर विद बेंथिक लार्वा, मतलब लिटोफिल्स जिसको कहते हैं दे आर अर्ली हैच एम्ब्रियोज एंड फोटोफोबिक, मतलब जिसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो वो अंदर चले जाते हैं, मतलब बेंथिक मतलब नीचे की सतह में होते।
और ये स्टोन्स में छिप जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेबियो। नॉन ऑब्लिगेटरी का एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग फाइटोलिथोफिल्स भी कहते हैं। वो अपने अंडे को एडहेसिव एग जो होते हैं, जिसका मेन एग्जाम्पल होता है कॉमन कार्प। इसमें सीमेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि इसको एडहेसिवनेस प्रोवाइड करते हैं और ये अटैच हो जाते हैं किसी भी एक्वेटिक प्लांट से के लीव से। इस तरह ये छिप जाते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो होते हैं पेलाजिक स्पॉनर्स। दे ले नॉन एडहेसिव एग, मतलब इसमें उतना एडहेसिव एग नहीं होंगे तो ये नॉन एडहेसिव होंगे, जैसे चन्ना, एनाबिस। और ये पेलाजिक मतलब सतह पे मिलते हैं। उसके बाद होते हैं जो कि एरोफिल्स होते हैं, मतलब वाटर सरफेस के ऊपर में ये अपने अंडे छोड़ते हैं। और इसमें जो मेल होते हैं वो एग्स को देखते हैं जस्ट बिलो द वाटर, तो नीचे रह के। इसका एग्जाम्पल है कोयपिना एंड एर्नोनोल्डी। प्लांट स्पॉनर्स जो होते हैं दे हैव एडहेसिव एग एंड आर अटैच टू द एक्वेटिक प्लांट, जिसमें अंडे जो होंगे वो एडहेसिव होंगे और इसमें पेरेंट फिश गार्ड करते हैं एग्स को। स्टैंड मतलब वहीं पे रह के वो देखते हैं। हैचलिंग्स आर विदाउट सीमेंट ग्लैंड, मतलब इसमें सीमेंट ग्लैंड नहीं होते, मतलब एडहेसिव होने के लिए इसमें सीमेंट ग्लैंड नहीं पाए जाते, जैसे पॉलिप्टेरस। तो ये सारे हुए एग्जाम्पल। फिर हुए रॉक स्पॉनर्स, मतलब जिसमें स्ट्रॉन्गली एडहेसिवनेस पाए जाते हैं और ये रॉक्स में अपने अंडे को जोड़ते हैं और ये पेलाजिक होते हैं। एग्जाम्पल होता है लॉरिकेरिया पार्वा। नेक्स्ट इज़ द नेस्ट स्पॉनर्स। वो अपने नेस्ट होता है नेस्ट स्पॉनर्स जो कि अपने अंडे को नेस्ट में जो कि अपने आप से प्रिपेयर करते हैं बाय ईदर पेरेंट या फिर बोथ। तो इसमें 8 कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है फ्रॉथ नेस्टर्स, यानी जो बबल नेस्ट बिल्डर्स होते हैं, इसको हम लोग एप्ट्रोफिल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है सियामीज, फाइटरफिश, बेटाफिश, जिसको हम लोग बोलते हैं, और गुरामीज। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट फिश होती हैं जिसमें मेनली मेल होते हैं, वो बबल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने माउथ से और फिर वो क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं और फिर उसी वाटर में वो सरफेस के ऊपर अंडे चिपके होते हैं या डिपॉजिट होते हैं बाय फीमेल, तो अपने फीमेल्स ने उसमें अंडे देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बबल नेस्ट बिल्डर। दूसरा होता है होल नेस्टर्स, मतलब वो होल प्रिपेयर करेंगे बॉटम में, बरो करते हैं यानी खोदते हैं बॉटम को और फिर हॉरिजॉन्टल होल्स उसमें निकालते हैं, मतलब खोदते हैं, और फिर यही इसमें ही फीमेल्स जाके अंडे ले करती हैं। इसका एग्जाम्पल है सेवरल सिचलेट्स एंड कॉर्टस एलियोटिकस। फिर होते हैं मिसलेनियस मटेरियल नेस्टर यानी पॉलीफिल्स। इसमें नेस्ट प्रिपेयर होते हैं मिसलेनियस मटेरियल्स से जो कि वाटर में अवेलेबल होते हैं। इसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं नोटोप्टेरस चिटाला एंड होप्लियास मैलाबैरिकस। रॉक और ग्रेवल नेस्टर्स वो होते हैं जो नेस्ट बनाते हैं रॉक और ग्रेवल से, जिसका एग्जाम्पल है एम्लोप्लाइट्स रूपीट्रस, इसका एग्जाम्पल। फिर होते हैं एनीमोन नेस्टर। इसका एग्जाम्पल सम फिशेस लाइक एम्फीब्रियन स्पीसीज। वो क्या करते हैं, क्लस्टर और जो भी चिपकने वाले अंडे उसके क्लस्टर्स को सी एनिमोन के बेस में वो ले करते हैं। दीज एग्स आर कोटेड बाय म्यूकस। जो म्यूकस होते हैं जो कि पेरेंट्स खुद बनाते हैं उससे ये कोटेड होते हैं, सो दैट जो नीमेटोसाइड्स होते हैं सी एनिमोन के वो उसको डैमेज ना करे, तो ये म्यूकस से घिरे होते हैं। फिर होते हैं प्लांट मटेरियल नेस्टर जो कि ग्लू बनाते हैं। तो इसमें जो नेस्ट बना होता है वो प्लांट मटेरियल से बना होता है जो कि एक दूसरे से बाउंड होते हैं विसिड थ्रेड स्पिंड से, जो कि सिक्रीट होता है किडनी से ऑफ पेरेंट फिश। इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोस्टियस एक्यूलिएटस।
प्लांट मटेरियल नेस्टर, जिसको नॉन ग्लू मेकिंग भी बोलते हैं, इसमें ग्लू नहीं होगा। नेस्ट जो प्रिपेयर होता है वो भी इसमें प्लांट मटेरियल से होगा, लेकिन वो ग्लू से नहीं चिपका होगा। तो ये हो गया नेक्स्ट। उसके बाद होते हैं सैंड नेस्टर्स। इसमें क्या होता है, फिशेस जो हैं वो सैंड नेस्ट में अपने अंडे देंगे, सैंड से नेस्ट बनाते हैं। और दीज एग्स, जो भी ये एग होंगे वो एडेसिव कॉरियन से एडेसिव होंगे और उसके अंडे भी सैंड ग्रेन से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद ये अपने आप फिर वॉश ऑफ हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है सिचेलोसोमा निकैंटिगीज। ये सारे हो गए एग्जाम्पल। अब है बियरर्स, मतलब जो अपने आप से वो अंडे को देखेंगे, मतलब अपने आप में रखते हैं अंडे। फिशेस जो अपने अंडे को खुद ही कैरी करते हैं अपनी ही बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं बियरर्स। दो तरह के बियरर होता है एक्सटर्नल बियरर और दूसरा होता है इंटरनल बियरर्स। एक्सटर्नल बियरर्स वो होंगे जो फिशेस अपने अंडे जो वो होते हैं वो कैरी करते हैं एक्सटर्नल पार्ट बॉडी के, जैसे कि गिल कैविटी, माउथ कैविटी, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बियरर्स। और वो 7 तरह के होते हैं। ट्रांसफर ब्रूडर्स, जो कि अपने अंडे को कुछ समय के लिए पेलाजिक फिन या फिर क्लस्टर जो हैंग करते हैं जेनिटल पोर्स, और फिर देन वो अपने अंडे को वहाँ डिपॉजिट करते हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग वो सिमिलर होते हैं नॉन गार्डनर्स के, मतलब अपने अंडे को निकालकर किसी पेल्विक फिन में या फिर क्लस्टर जो भी हैंग करता है जेनिटल पोर्स है उसमें जाके अंडे को डिपॉजिट कर देते हैं। ऑर्जियास, लैटिपस या कैलिथीस या कॉडी डोरर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्रांसफर ब्रूडर्स के। मतलब कुछ समय तक वो खुद कैरी किया, बाद के समय वो समटाइम्स पेल्विक फिन में या क्लस्टर जो भी हैंग करते हैं जेनिटल पोर्स है उसमें जाके वो अंडे को छोड़ देते हैं। फिर होते हैं स्किन ब्रूडर्स, जो अपने अंडे को क्लस्टर्स में या फिर लेयर जो स्पॉन्जी स्किन होता है पेरेंट फिन के उसमें कैरी करते हैं। एग्जाम्पल होता है ब्यूनोसिफेलस, प्लाटिकस, कॉर्टिफोरस। फोर हेयर ब्रूडर्स वो होते हैं जो अपने हेड रीजन में अपने अंडे को कैरी करते हैं, उसको कहते हैं कॉर्टिस, क्यूरिटिस, गल्वी, यूलिवर्स जो है, ये होते हैं फोर हेड ब्रूडर्स। गिल चैम्बर ब्रूडर्स जो होते हैं वो अपने अंडे को गिल कैविटी में डिपॉजिट करते हैं, उसका एग्जाम्पल है ट्राइफिलिपस सबटेरानियस। ये होंगे गिल चैम्बर ब्रूडर्स। पाउच ब्रूडर्स क्या होते हैं, दीज फिशेस अपने अंडे को इंक्यूबेट करते हैं पाउच में। इन फिशेस लाइक सिनगनाथस यानी पाइप फिश और हिप्पोकैम्पस। तो ये क्या होते हैं, आप पाउच में अपने अंडे को रखते हैं और ये एक्सटर्नली लोकेट होता है। इस फिशेस में मेल जो है वो मेनली पाउच जो उनके बॉडी में होता है उनमें अंडे को रखते हैं, जिसमें मेल में होता है ये पाउच मेनली, और इसमें फीमेल आकर अपने अंडे देती हैं। द एग आर इंक्यूबेटेड इन द पाउच, मतलब इसमें जो है मेल्स जो है पेरेंटल केयर मेनली शो करते हैं। और फिशेस जिसका एग्जांपल है ब्राज़ीलियन कैटफिश यानी लॉरिकेरिया टाइफस। मेल जो है डेवलप करते हैं एनलार्ज लोअर लिप विच इज़ फॉर्म्ड इनटू अ पाउच, मतलब ये इसके जो लोअर लिप होंगे वो पाउच में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद इसमें अंडे इंक्यूबेट किए जाते हैं लेबियल पाउच में, यानी लोअर लिप के पाउच में जो फॉर्म हो जाते हैं उसमें। उसके बाद होते हैं माउथ ब्रूडर्स। इसमें एग्स जो हैं वो माउथ में डिपॉजिट होते हैं और इसमें मेनली तिलापिया है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ तिलापिया जो अपने अंडे को माउथ कैविटी में डिपॉजिट करते हैं, जो कि या तो मेल पेरेंट हो सकते हैं या फिर फीमेल पेरेंट या दोनों। तो इस स्पीसीज में एग्जांपल है ओरियोक्रोमिस मोज़ाम्बिकस, ये तिलापिया का एक स्पीसीज है। ओरियोक्रोमिस निलोटिकस, ओरियोक्रोमिस ओरियस एंड ओरियोक्रोमिस
मैक्रो क्यूर, ये सारे स्पीसीज होते हैं तिलापिया के, जिसमें मदर जो है अंडे को अपने माउथ में इंक्यूबेट करती है और हैचिंग के समय जो होंगे फ्राई केयर्ड फॉर अ फ्यू डेज, जो कि फ्राई होते हैं वो फ्राई बनने के बाद भी अपने मदर्स के केयर में होते हैं। एंड देन व्हेन द फ्राई आर डिस्टर्ब्ड दे टेक शेल्टर इन द माउथ ऑफ द मदर, मतलब वो अपने मदर के माउथ में कुछ दिन के लिए वो रहते हैं, शेल्टर लेते हैं। और जो ओरियोक्रोमिस मैक्रोसेफेलस है उसमें मेल होते हैं, वो अपने अंडे को अपने माउथ में इंक्यूबेट करते हैं। इन सैरोथेरोडॉन एंड गैलीलियस मेल और फीमेल दोनों इंक्यूबेट करते हैं अंडे को अपने माउथ में। इसी तरह इन कैटफिश भी ऐसा ही करते हैं, जिसका फैमिली है एरिडे, जिसमें मेल इंक्यूबेट करते हैं अंडे को अपने माउथ में। तो इस तरह ये सारे एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है जो जो अभी बताया गया है। इसके लिए एक नेक्स्ट क्लास में रिकैप भी शोन होगा, जिसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। उसी तरह अभी हम लोग गार्डनर्स में देखे लाइव बेयरर्स देखे, जिसमें एक्सटर्नल बेयरर्स देखे। अब है इंटरनल बेयरर्स। इसमें क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, वो और दूसरा होते हैं विविपेरस। फैकल्टेटिव वो होते हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि कभी कभी होता है, मतलब एक्सीडेंटली हो जाता है इन नॉर्मली ओविपेरस फॉर्म्स। अच्छा, ये ओविपेरस में होते हैं, ओविपेरस फॉर्म में होते हैं व्हेन द गोनोपोड्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर इन क्लोज पोजिशन। जाइगोट जो होते हैं वो रिटेन कर जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं फीमेल के उसमें। दिस इज अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू क्लीवेज टेक प्लेस। इसका एग्जाम्पल याद करना ज़रूरी है, जैसे राइव्यूलस मैक्रोमोरेटस। ऑब्लिगेट लेसिथो ट्रॉफिक लाइबेरस वो होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और जेस्टेशन पीरियड होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए जेस्टेशन फॉर्म में होंगे, मतलब उसमें आगे की प्रक्रिया नहीं हो रही है, वो जेस्टेशन फेज में takes place reproductive system of female, but there is no maternal embryonic nutrient transfer as the developing embryo sustain itself on the yolk. Example है Poeciliopsis monaca and Poecilia reticulata. Viviparous ट्रोफोडर्मिस जो होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जेस्टेशन पीरियड होगा, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल की होंगे वो मैटरनल एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करेगा। ईदर द सेक्रेटरी मटेरियल ऑफ द मदर इज इंजेस्टेड बाय द फीटस और प्लासेंटल एनालॉग अराइजिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर। तो इस तरह हम लोग देखें कि क्या होता है इंटरनल बेयरर्स, एक्सटर्नल बेयरर्स देखें, फिर हम लोग देखें नॉन गार्डिनर्स और गार्डिनर्स क्या क्या है। तो इस तरह आज का टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़े। फिर हम लोग देखें कि फ्लडेड एरिया, इनंडेटेड एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, फ्लोइंग वाटर किस तरह से यूज़फुल होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को पढ़े। नेक्स्ट क्लास में जो रिकैप होगा उसमें थोड़ा बहुत आज के टॉपिक को कंसाइज करके बताया होगा कि कौन से एग्जाम्पल हम लोग को मेनली याद रखने हैं। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल।